कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी का चौथा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। सुजाता जीतू के लिए कल लड़की देखने चलना है। नीलम जी ने सुजाता को फोन करके कहा तो सुजाता हैरत से पूछने लगी, लेकिन माँ आप तो कह रही थी कि जीतू की शादी अभी 5 साल तक नहीं करेंगी, पहले उसे बाहर भेजेंगी, थोड़ा कमा करके आ जाएगा, उसके बाद ही इसकी शादी करेंगी। हाँ बेटा, सोचा तो यही था, मगर इसने पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। या तो जिद करके बैठा है कि पहले मेरी सुमन से सगाई करवाओ, उसके बाद ही बाहर जाऊंगा। नीलम जी ने खीज करके कहा। सुमन? माँ, यह सुमन कौन है? सुजाता ने फिर हैरत से पूछा। अरे खुद ने ही कोई लड़की पसंद कर ली है और अब जिद कर रहा है कि जा करके देख करके आओ, सब बहनों को भी ले जाओ साथ में, और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एक ही बेटा है, इसकी बात माननी ही पड़ेगी, वरना अगर यह कुछ कर लेगा तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। नीलम जी ने बहुत परेशान हो करके कहा। माँ, इसमें टेंशन वाली क्या बात है, आप शादी तो वैसे भी किसी न किसी से करोगी ही, तो सुमन से ही सही, उसकी पसंद की दुल्हन आएगी तो वह उसके साथ खुश हो करके रहेगा। सुजाता ने माँ से कहा तो फिर नीलम जी ने कहा कि परेशानी वाली बात और कोई नहीं है। बात यह है कि सुमन की जाति दूसरी है और वह अपनों से छोटी जात के लोग हैं। सारा खानदान थू थू करेगा, सभी कहेंगे कि इतनी छोटी जात के लोगों से रिश्ता जोड़ दिया। अपने एक इकलौते बेटे को नीलम जी ने रोनी सी आवाज में कहा। क्या माँ, आप भी ना ऐसी लड़की से रिश्ता करने की जगह तो उसे साफ मना कर दिया होता। कोई नहीं करता, सब धमकी है उसकी। सुजाता ने समझाते हुए माँ को कहा। बेटी जवान खून है, कौन जाने प्यार के चक्कर में कभी कुछ कर भी ले। वैसे भी कई बार सुना है कि कितने ने खुदकुशी कर ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ करके। सुजाता को समझाते हुए फिर से नीलम जी ने कहा। चलो माँ, ठीक है, कल मैं आती हूँ, हम सब मिल करके पहले सुमन को देख करके आएंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है जीतू मान जाए। सुजाता ने नीलम जी से कहा। हाँ, मैंने उन चारों बहनों को भी यही कहा है कि तुम लोग आ करके जीतू को समझाना, हो सकता है कि तुम पांचों मिल करके जीतू को समझाओ तो उसके समझ में आ जाए। सुजाता बहुत परेशान थी, जीतू ने यह क्या किया, अपनी ही पसंद से लड़की भी ढूंढ ली और वह भी नीची जात की। उसने नायरा को फोन लगाया। दीदी, माँ की बात सुनी? माँ क्या कह रही थी, पता चला कुछ? हाँ पता चला, जीतू ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और जिद करके बैठा है कि वह शादी करेगा उसी से। नायरा ने बताया तो सुजाता ने कहा। दीदी, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि जीतू ने नीची जात की लड़की पसंद की है। अगर हम नीची जात की लड़की को अपने घर में ब्याह करके लाएंगे तो ससुराल वाले भी हम लोगों को बारे में क्या सोचेंगे। हाँ तू सही कहती है सुजाता, मैं भी यही सोच रही थी कि यह लोग पूछेंगे तो क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूंगी। कहूँगी अगर लड़की नीची जात की है तो इन लोगों को कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर यह भी नहीं कह सकते हैं कि जीतू ने खुद ने पसंद की है, यह भी सुन करके यह लोग सोचेंगे कि भाई इतना बेशर्म है, खुद की लड़की पसंद कर ली और खुद ही शादी की बात कर रहा है और जान देने की धमकी दे रहा है। तू जानती है मेरे ससुराल वालों को, मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के लोग नहीं हैं और जात बिरादरी का तो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। नायरा ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ दीदी, मैं भी तो यही सोच रही थी, सुजाता ने भी परेशान हो करके कहा। जब सुजाता दूसरे दिन तैयार हो करके अपने घर जाने लगी तो उसने विराट से कहा, मुझे घर छोड़ दोगे ना? विराट ने कहा, अचानक घर, कुछ काम है क्या? हाँ, वो जीतू के लिए लड़की देखने जाना है, सुजाता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा।
अरे मगर अभी तो तुमने कहा था कि जीतू की शादी अभी 5-6 साल नहीं होगी, पहले उसे बाहर भेजेंगे। विराट ने उसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ, वो उसके लिए किसी ने लड़की बताई है, तो माँ ने सोचा कि लड़की देख लेते हैं। अगर लड़की अच्छी है, घर बार अच्छा है, तो अभी सिर्फ सगाई कर देंगे। फिर 5 साल बाद जब जीतू बाहर से वापस आएगा तब शादी कर देंगे। यही बात मंजू जी ने भी सोची कि अभी तो नीलम जी खाने पर आई थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जीतू की शादी को लेकर के। अभी 5 साल जीतू की शादी नहीं करूंगी, उम्र भी कम ही है अभी। पहले बाहर भेजेंगी, कमा करके लाएगा, तब यहाँ आ करके कोई अपना धंधा खोल लेगा। उसके बाद ही देखूंगी कोई अच्छी लड़की। अभी कोई परमानेंट काम धंधा तो है नहीं उसका। अच्छा है बाहर चला जाएगा, थोड़ा कमा लाएगा। अब क्या हो गया, अभी से लड़की देखने की और सगाई करने की क्या वजह है फिर? अभी से सगाई की तो 5 साल भला कौन ठहरेगा? 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है। सुजाता जब अपने घर पहुंची तो चारों बहनें आ चुकी थी और चारों जीतू को घेर करके बैठी थी। उसे तरह तरह से समझा रही थी। सुजाता ने भी जीतू को समझाने की कोशिश की। जीतू, थोड़ा सोचो तो सही कि अगर नीची जात की लड़की बहू बन करके आएगी इस घर में तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, और हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? थोड़ा सोचो तो सही। हम बहनों के ससुराल में लोग तुम्हारे ऊपर कितनी बातें बनाएंगे, तुम्हारी वजह से हमें कितनी बातें सुनने को मिलेगी। मगर जीतू के ऊपर तो इश्क का भूत सवार था। वह किसी की बात सुनने को या मानने को तैयार नहीं था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था कि क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेंगे पड़ोसी, या क्या कहेंगी बहनों के ससुराल में क्या बात बनेगी। मैंने कह दिया मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से ही, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा या अपने आप की जिंदगी खत्म कर लूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे मैं प्यार करता हूँ। और रही बात लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। 4 दिन सब बोल लेंगे फिर सब भूल जाएंगे, और मैं सुमन के खातिर तो सबको छोड़ सकता हूँ। जिसको अगर यह बात बुरी लगे या जो मुझसे मिलना ना चाहे तो वह मुझसे ना मिले। सुजाता ने बेबस हो करके नीलम जी की तरफ देखा। जीतू, क्यों तुम समझ नहीं रहे हो? अपने माँ बाप को तो सोचो, अपने माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। लोग उन्हें भी बातें सुनाएंगे, तरह तरह के लोग उन्हें ताने सुनाएंगे। दीदी अब कह देता हूँ, कुछ मत बोलो, आप सब लोग चुप ही रहो। अगर आप लोगों को नहीं जमता है तो मत चलो मेरे साथ लड़की देखने। मैं खुद ही जा करके सुमन के घर वालों से बात कर लूँगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम पांचों बहनें तुम्हारी शादी में और सगाई में शामिल नहीं होंगे। सुजाता ने जीतू को धमकी देते हुए कहा, क्योंकि सुजाता ने सोचा था कि शायद जीतू धमकी से पिघल जाएगा। लेकिन जीतू तो पूरी तरह ठान करके बैठा था, वह किसी भी बात से नहीं पिघलेगा। उसको तो वैसे भी सुमन के सिवा अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना बहनें ना बाबा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी शामिल मत होना मेरी शादी और सगाई में। अभी कह दो कि तुम मेरे साथ सुमन के घर चल रहे हो या नहीं, मैं चला जाऊंगा खुद ही। जीतू ने कहा तो पांचों बहनें एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। फिर नीलम जी ने सबको समझाया कि चलो चल करके देखते हैं। सुमन को हो सकता है कि कोई बहाना निकल आए उसको देखने के बाद, जिससे जीतू को हम मना सकें। सुमन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दुबली पतली सुमन, गोरा रंग, गुलाबी ओंठ, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, छोटे छोटे मगर खूबसूरती से सलीके से कटे हुए घने और सिल्की बाल, जिन्हें उसने पूरी तरह से खुला छोड़ रखा था। हल्का फुल्का मेकअप, ब्लैक कलर की कुर्ती पर व्हाइट प्रिंट, उनके साथ व्हाइट लेगी, बहुत ही प्यारी लग रही थी सुमन। बिना दुपट्टा ओढ़े वह सबके सामने आ गई। यह बात बिल्कुल भी नीलम जी और पांचों बहनों को पसंद नहीं आई, मगर जीतू की आंखों में खुशी की चमक थी। नीलम जी ने उससे पूछा कि कितनी पढ़ी हो, क्योंकि जीतू भी ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, ओनली 10th पास ही था। लेकिन सुमन कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था। सुन करके नीलम जी और पांचों बहनों को भी आश्चर्य हुआ कि एक ग्रेजुएशन करने वाली लड़की ने
10th पास लड़के को कैसे पसंद कर लिया। सुमन के माता पिता भी पढ़े लिखे थे, वह जाति पात का महत्व नहीं देते थे और वैसे भी उनकी बेटी कौन सा उनसे नीच जाति के लोगों में जा रही थी, उनसे ऊंची जाति के लोग ही तो थे जीतू और उसके परिवार वाले, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या आता है आपको, नायरा ने सुमन से पूछा। देखो जी, हमारी बेटी पढ़ाई में ही लगी हुई है, अभी तक पढ़ाई के अलावा इसे घर का कोई काम नहीं आता है, सुमन की मां पल्लवी ने कहा। मगर ससुराल में सिर्फ पढ़ाई थोड़े ना चलेगी आंटी, अनाया ने कहा। अरे हमने यह थोड़े ना कहा कि हम सिखाएंगे भी नहीं, अभी शादी को तो काफ़ी वक्त रहेगा, हम सीख जाएंगे पढ़ाई पूरी हो जाए तो। पढ़ाई को तो वैसे भी अभी 3 साल और है, पल्लवी जी ने थोड़ा बुरा मानते हुए कहा। जिस पर जीतू तपाक से बोला, कोई बात नहीं, काम का क्या है, काम तो काम वाली बाई भी कर लेगी। नीलम जी ने जीतू को घूरा, जिसका जीतू पर कोई असर नहीं हुआ। और आप क्या पसंद करती हैं, सुजाता ने पूछा। मुझे घूमने का शौक है, नई नई जगहों पर, और मुझे पहनने ओढ़ने का भी बहुत शौक है, सुमन ने इस तरह चहक करके बताया जैसे अपनी बहुत ही अच्छी पसंद बता रही हो। और किचन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या, सनाया भी पीछे नहीं रही, उसने भी सुमन से दिल की बात पूछ ही ली। नहीं, सुमन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। तो पांचों बहनें और नीलम जी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। आप इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं या कुछ और भी पहनती हैं, नताशा ने पूछा, जो कि कब से उसके बिना दुपट्टे के बैठने पर मन ही मन ऐतराज कर रही थी। नहीं, मुझे जीन्स टॉप पहनना, स्कर्ट टॉप पहनना, फ्रॉक पहनना भी बहुत पसंद है, सुमन ने जवाब दिया। तो फिर से नायरा ने पूछा, आप यह सब पहनती होंगी कॉलेज में? जी हाँ, कॉलेज में तो यह सब चलता है ना, बाकी सारी लड़कियां भी इसी तरह के ड्रेस पहन करके आती हैं। कौन से कॉलेज में हैं आप, सुजाता ने पूछा। मेयर कॉलेज से, सुमन ने जवाब दिया। तो सुजाता ने फिर पूछा, मेयर कॉलेज तो यहाँ से बहुत दूर है, आप ऑटो से या बस वगैरह से जाती होंगी? नहीं, मेरी अपनी एक्टिवा से जाती हूँ, सुमन ने जवाब दिया। तुम कुछ भी कहो जीतू, हम में से किसी को भी सुमन पसंद नहीं आई है, घर आकर के नायरा ने नाराजगी जताते हुए जीतू से कहा। क्यों क्यों पसंद नहीं आई तुम सबको सुमन, क्या कमी है उसमें, जीतू ने गुस्से से कहा। देखो जीतू, वो लड़की बहुत ज्यादा फ्रैंक है, वो हमारे माहौल में नहीं रह पाएगी, नायरा ने कहा। आजकल कौन फ्रैंक नहीं है, अब तो सारा जमाना ही फ्रैंक है। आजकल के इस दौर में अब कोई भी पुरानी रीत रिवाज पर, पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम लोग फ्रैंक नहीं हो, जीतू ने उल्टा सारी बहनों से ही सवाल कर डाला। जीतू, हम फ्रैंक हैं, मगर इतने भी नहीं। कभी हमने जीन्स टॉप नहीं पहना, कभी स्कर्ट नहीं पहनी, कभी हम में से किसी को भी तुमने बिना दुपट्टे के नहीं देखा होगा। और उसे देखो, उसने कितनी बेशर्मी से सबके सामने बिना दुपट्टे के बैठी थी, जबकि उसे ये पता था कि ये मेरे रिश्ते के लिए आए हैं, सुजाता ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। तो इस पहनावे में क्या बुराई है, आजकल तो सभी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, जीतू ने फिर से सुमन की तरफ से सफाई दी। पहनने वाली पहनती होंगी, मगर हर कोई नहीं पहनता, फिर देखा उसे घर का भी कोई काम नहीं आता है, क्या संभालेगी वो घर में, नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा। काम में तो तुम बहनें भी कौन सी परफेक्ट हो, सभी अपने अपने ससुराल में आराम कर रही हो, किसी ने ननद का काम पर लगा रखा है तो किसी ने सास को काम वाली बना रखा है, जीतू ने तिनकते हुए बहनों पर ताना कसा था। जीतू, तुम पर आज सुमन के प्यार का भूत सवार है, लेकिन देखना तुम एक दिन पछताओगे, सुजाता ने कहा। तो जीतू ने भड़क करके कहा, मैं पछताऊंगा ना तो तुम में से किसी के पास नहीं आऊंगा, मैं सहूंगा सब, किसी और से नहीं कहूंगा सहने को। अच्छा, और माँ पिताजी का क्या होगा, उनके कौन से 2 बेटे हैं, जो एक बहू अच्छी नहीं रहेगी तो वो दूसरी के पास जा करके रह लेंगे, उनका सोचा है तुमने, नायरा ने भी गुस्से में कहा। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सुमन ब्याह करके आ भी गई हो और तुम लोगों ने उसे परख भी लिया हो, जरूरी नहीं कि वो बुरी ही निकले, जीतू ने भी अपनी बात को जोरदार तरीके से कहा। जिस तरह की वो है, उसका रहन सहन है,
उससे तो यही लगता है, नताशा ने कहा। अच्छा तुम लोग अपनी अपनी गृहस्थी देखो। जीतू ने फिर से बहनों को ताना मारा। अगर मेरी शादी सुमन से नहीं हुई तो मैं उसे भगा करके ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा, फिर रोते रहना। जीतू गुस्से में ये कह करके चला गया और नीलम जी के साथ सारी बहनें भी भौचक्की रह गई। लास्ट में सबने यही डिसाइड किया कि जीतू की शादी सुमन से कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने ऐसा वैसा कुछ काम कर लिया तो और इज्जत के कचरे हो जाएंगे। नीलम जी रो रही थी, मेरा एक ही तो बेटा था, मैंने कितने अरमान सजा रखे थे इसके लिए कि इसकी दुल्हन में मेरी पसंद से लाऊंगी, मैं देख करके अपनी मर्जी से इसकी शादी करूंगी, मगर इसने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सब बहनें मिल करके नीलम जी को समझा रही थी, क्या करूंगी अब मैं, लोगों को क्या जवाब देती फिरूंगी कि क्यों मैंने नीची जात की लड़की से शादी कर दी, अपने इकलौते बेटे की। फिर वह लड़की तो अलग ही लग रही है कि वह क्या घर बनाएगी, और यह लड़का तो अभी से उसके फेवर में दिख रहा है, तो बाद में शादी के बाद क्या करेगा। इसको ना तो बहनों की परवाह है और ना माँ बाप की परवाह है, ना रिश्तेदारों की परवाह है। नीलम जी ने रोते रोते कहा, कोई बात नहीं माँ, अब जो हो गया उसे छोड़ो। वैसे भी आजकल तो हर जगह पसंद की शादियां हो रही हैं, खास तौर से लड़के तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी कर रहे हैं। अनाया ने माँ को समझाते हुए कहा, अरे जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा, लेकिन हमारे खानदान में तो कभी आज तक किसी लड़के ने अपनी पसंद की शादी नहीं की, सब ने अपनी माँ बहनों की मर्जी से ही शादी की है, और की भी है। किसी ने अगर अपनी पसंद से शादी तो कम से कम जात बिरादरी की लड़की से ही की है, ना कम से कम नीच जात की लड़की से तो नहीं की है इसने तो। लेकिन पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी, लोग कहेंगे कि पसंद की लड़की से शादी की और वह भी नीच जात की लड़की से। लोगों को लग भी जाएगा कि माँ बहनों के मना करने के बावजूद भी यह नहीं माना होगा उस लड़की से शादी करने के लिए, जब ही नीची जात की लड़की से शादी करके लाना पड़ा। महेश का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसे उमेश भैया से पता चला कि ज्योति का रिश्ता टूट गया है। हुआ यूं था कि उमेश और विराट की अचानक से मुलाकात हो गई थी, और बातों ही बातों में विराट ने उमेश को बताया था कि ज्योति का जहां रिश्ता तय हुआ था वो टूट गया। शायद विराट ने भी जानबूझ करके उमेश को यह बताया कि ज्योति का रिश्ता टूट गया, क्योंकि उसे पता था कि महेश ज्योति के लिए रिश्ता लेकर के आया था, और तब ज्योति का रिश्ता दूसरी जगह हो चुका था। उसका खुद का भी इरादा था कि ज्योति का रिश्ता महेश से हो जाए, क्योंकि विराट उमेश को जानता था, उमेश के परिवार को भी जानता था। विराट को पता था कि उमेश अच्छा है, उमेश के परिवार वाले अच्छे लोग हैं, तो महेश भी अच्छा ही होगा। विराट ने खुद भी यह खबर आ करके अपनी माँ मंजू जी को सुनाई कि मुझे आज उमेश मिला था। बातों ही बातों में मैंने उससे कह दिया कि ज्योति का रिश्ता टूट गया है। मंजू जी को कहीं ना कहीं आस बनी थी कि हो सकता है अगर महेश को ज्योति से शादी करना हो तो वह फिर से दोबारा ज्योति के लिए रिश्ता लेकर के आए। सुजाता जब वापस अपने ससुराल आई तो मंजू जी ने उससे पूछा, सुजाता बहू, तुम अपने भाई के लिए लड़की देखने गई थी, कैसी लगी लड़की? हाँ माँ, बहुत अच्छी है लड़की तो, पर बस दूसरी जात की है, सुजाता ने बड़ी धीरे से बोला, क्योंकि सुजाता जानती थी कि आखिर अव्वल कभी तो पता चल ही जाएगा कि लड़की दूसरे जात की ही है। दूसरी जात की? मंजू जी ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा। हाँ माँ, वो क्या है ना कि आजकल जात को कौन मानता है, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर में बस जाएगी। सुजाता ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मगर तुम लोगों के घर में तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग जात को महत्व ना दो। नीलम जी ने कैसे मान गई? मंजू जी ने फिर थोड़ी हैरान होकर के पूछा। जी हाँ, माँ तो नहीं मान रही थी, मगर हम बहनों ने माँ को भी मना लिया। लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी में माहिर है। अच्छा अच्छा, मंजू जी ने जवाब दिया। फिर दिल ही दिल में सोचा, जरूर दाल में कुछ काला है।
जल्दी ही जीतू की सगाई भी कर दी गई, क्योंकि वह इसी शर्त पर बाहर जाने को तैयार था जब उसकी सुमन से सगाई कर दी जाती। लेकिन नीलम जी ने साफ साफ जीतू से कह दिया था कि मैं अभी सगाई कर दे रही हूँ, उसके बाद तुम बाहर जाओगे, कमाओगे, थोड़ा पैसा बनाओगे, उसके बाद 5 साल बाद ही तुम्हारी शादी करूंगी। जीतू इस शर्त के लिए मान भी गया था। वह सगाई के तुरंत बाद बाहर जाना चाहता था। अपना पासपोर्ट और वीजा बनवा लिया था। सगाई के दिन भी नीलम जी और सारी बहनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। बस अगर खुश था तो सिर्फ और सिर्फ जीतू। सगाई में तो नीलम जी ने किसी भी रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। 5 लड़कियां खुद नीलम जी और थोड़े आस पड़ोस के पड़ोसियों से तो नीलम जी ने कह दिया कि मैं जात बिरादरी को नहीं मानती, लड़की अच्छी है इसलिए हमने जात नहीं देखी और सगाई कर रहे हैं। क्योंकि नीलम जी ने कभी आसपास वालों से इतनी ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखा था जो आसपास वालों को पता चलता कि इनके घर में या इन लोगों में जात बिरादरी का कितना महत्व है। और रही बात रिश्तेदारों की, तो इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों को अभी नहीं बुलाया था। उनसे तो वह बहाना कर सकती थी कि छोटी मोटी सगाई की थी, इसलिए कम ही लोगों को ले जा करके दिए हैं। और रही बात शादी तक की, तो नीलम जी के मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि शायद शादी के अभी 5 साल हैं, तब तक जीतू मान जाए या उसको और कोई पसंद आ जाए या हम लोग उसे सुमन से ज्यादा अच्छी लड़की बता दें तो वह शायद तैयार हो जाए। अभी उन्होंने हाल फिलहाल वक्त पर छोड़ दिया था। महेश ने अपनी भाभी अलका से कहा कि आप फिर से मम्मी से बात कीजिए और ज्योति के घर चलिए। अलका ने भी जब सुना कि ज्योति का रिश्ता टूट गया है वहां से, तो उसको भी खुशी हुई कि चलो अच्छा है, अब देवर जी की शादी के लिए मान जाएंगे, उन्हें अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी। अलका ने जब आशा जी से बात की ज्योति के घर चलने के लिए, तो आशा जी ने कहा कि अब दोबारा रिश्ता लेकर के जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और पहले यह भी तो जानना चाहिए, जानना जरूरी है कि उसका पहला रिश्ता क्यों टूटा, क्या खराबी थी, आखिर क्या बात हुई थी। मम्मी अपने महेश को ज्योति पसंद है और वह ज्योति से शादी करना चाहता है, उसकी खुशी है इसमें। अरे उसकी खुशी है तो क्या, पहले हमें जानकारी भी तो निकालनी पड़ेगी, हम उसके खुशी देखें, अपने घर का भी तो माहौल देखना पड़ेगा कि नहीं। आशा जी ने जब थोड़ा गुस्से में अलका को जवाब दिया तो अलका चुप हो गई। क्या कहती? उसने जब महेश को आशा जी की यह बात बताई तो महेश गुस्सा करने लगा। उसने अलका से कहा कि मुझे ही मम्मी से बात करनी पड़ेगी। अब तुम पागल हो गए हो महेश, थोड़ा सोचो तो सही, आखिर उस लड़की का रिश्ता टूटा है तो क्यों टूटा, यह भी तो जानने की कोशिश करो कि नहीं। आशा जी ने महेश को चिल्लाते हुए जोर से जवाब दिया, मम्मी अगर यह रिश्ता मेरा टूट जाता तो क्या आप यही कहती? महेश ने अपनी तरफ से आशा जी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा भी अगर रिश्ता टूट चुका होता तो वह लोग भी पहले जरूर कोशिश करते कि क्यों रिश्ता टूटा है यह जाने। रिश्ता टूटने का कोई ना कोई वजह होती है और रिश्ता करने से पहले रिश्ता टूटे जाने की वजह जानना जरूरी होती है महेश। हमारे समाज में यही होता है अक्सर कि जब लड़के का रिश्ता टूट जाता है तो फिर भी इतनी छील छाल नहीं होती, लेकिन अगर एक लड़की का रिश्ता टूट जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा छील छाल की जाती है। रिश्ता क्यों टूटा, क्या वजह थी, कहीं लड़की में तो कोई कमी नहीं, वगैरह वगैरह। उमेश ने भी आशा जी को बहुत समझाया कि विराट का परिवार ऐसा नहीं है, उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन आशा जी ने किसी की भी नहीं सुनी। उनका यही कहना था कि पहले मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाऊं कि रिश्ता क्यों टूटा, क्या वजह है। अगर ज्योति को कोई दोष नहीं है तो ही मैं ये रिश्ता करूंगी। धीरे धीरे मंजू जी की आस टूट रही थी। महेश को अगर रिश्ता लेकर के आना होता तो दोबारा तो वह कब का आ चुका होता। बहुत समय गुजर गया, वह अभी तक रिश्ता लेकर के नहीं आए हैं दोबारा, तो शायद उनकी यह मर्जी नहीं होगी, या हो सकता है कि महेश्वरी कर दिया हो। लेकिन नहीं, अगर महेश का रिश्ता कहीं और हो जाता तो उमेश विराट को बता देता। यही सब सोचती रहती थी मंजू जी मन ही मन में।
जीतू बाहर जा चुका था, उसे बहुत ही बढ़िया काम मिला था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। नीलम जी अब काफी परेशान रहने लगी थी। सब बेटियों के समझाने के बाद भी वह काफी चुप चुप और उदास रहती थी। धीरे धीरे कई रिश्तेदारों को पता चल चुका था कि नीलम जी ने अपने बेटे जीतू की सगाई एक नीची जात की लड़की से की है। उन्होंने लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया था। वह हंस करके चुप हो जाती या कह देती कि जीतू ने ही पसंद की है, उसकी पसंद को हमने मान्यता दे दी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जात बिरादरी को मानते हैं। आज भी कई जगहों पर रीत रिवाज को मान्यता दी जाती है, उन्हें सबसे पहले रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर यह जात बिरादरी का सिलसिला अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ज्यादातर लोग इस जात के झमेले में नहीं पड़ते हैं। वहीं कुछ लोग जात बिरादरी की लड़की लड़के से ही शादी करने पर तूल देते हैं। अगर किसी घर में बिना जात की लड़की आ जाती है तो यह समाज वाले खूब बातें बनाते हैं। बहनों के ससुराल में भी ये बात पता चल चुकी थी कि सुमन नीची जात की लड़की है। बहनों के ससुराल वाले भी यही पूछते थे कि आखिर क्या वजह थी जो नीची जात की लड़की से शादी कर ली। लेकिन बहनें झूठ बोलने में माहिर थे, बातें बनाने में माहिर थी। वो अपनी ससुराल में यही कहती कि इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती जीतू के, तो नसीब अच्छे थे जो इतने अच्छी लड़की मिल गई। खूबसूरत तो इतनी है कि हाथ रखो तो मैली हो जाए, और पढ़ी लिखी भी सुशील है, सीधी साधी, हर काम में माहिर। भला ऐसी लड़की को कैसे ठुकराते। इसलिए हमने जाति नहीं देखी और जीतू की सगाई उससे कर दी। आशा जी ने जानकारी निकाल ली थी। ज्योति की सगाई इस बात पर टूटी कि वह अपनी भाभी को बहुत परेशान करते थे। अपनी भाभी के साथ उनका रवैया ठीक नहीं था। उसे काम वाली बाई बना करके रखा गया था और भी बहुत सारी बातें आशा जी को पता चल चुकी थी। लेकिन आशा जी को विश्वास था कि ज्योति ऐसी तो नहीं है, क्योंकि वो खुद ज्योति से मिल चुकी थी। और जिस तरह विराट उमेश का दोस्त है, तो कई सारी बातें विराट भी उस उमेश को बताता रहता है। तो उसकी इन बातों से भी नहीं लगता कि ज्योति अपनी भाभी के साथ इस तरह रहती होगी। सब झूठ है, या तो किसी ने उन लोगों को भड़काया है या उन लोगों ने खुद ही इस बात की आड़ ले करके रिश्ता जोड़ दिया है। उसको लग रहा था कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली है। अलका उसको बार बार छोड़ रही थी। यह क्या देवर जी, खुद से शादी करने के लिए उसका रिश्ता ही टूटवा दिया। कहीं आप ही ने तो जा करके नहीं भड़काया उन लोगों को ज्योति के खिलाफ, ताकि वो लोग रिश्ता तोड़ दें और ज्योति आपको मिल जाए। महेश हंस करके कहता, भाभी अगर मेरे बस में होता तो मैं उन लोगों को भड़का सकता होता, तो मैं सही में भी उन लोगों को भड़का देता। बाकी भला हो उस भड़काने वाले का जिसने ज्योति को वापस मुझे दे दिया। मेरे सामने अगर वह इंसान आ जाए तो मैं उसके गले में माला पहनाऊं, उसको मिठाई से उसका मुंह मीठा कराऊं। मंजू जी तक खबर पहुंचा दी गई थी कि महेश के घर वाले ज्योति के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ज्योति के मन में किसी कोने में भी आज खुशी थी। आज उसे लग रहा था कि भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इंसान के भले के लिए ही करते हैं। सुजाता अब भी यह सुन करके दुखी थी कि ज्योति की शादी हो जाएगी, घर से काम वाली चली जाएगी। सुजाता के व्यवहार में अब भी इन लोगों के प्रति कोई बदलाव नहीं आया था। वह पहले जैसे ही इन लोगों के साथ व्यवहार करती थी। आज भी उसने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था, चुपचाप अपने रूम में पड़ी थी। इस मातम के साथ कि जल्दी ही ज्योति की शादी हो जाएगी, फिर उसका क्या होगा, उस पर सारे घर की जिम्मेदारी आ जाएगी। ज्योति ने अकेले ही सारा इंतजाम किया था मेहमानों के आने का। आज उसने व्हाइट कलर का चूड़ीदार और कुर्ती पहनी थी और उस पर रेड सितारों वाला दुपट्टा ओढ़ा था। महेश ने आज उसे देख देख करके दीवाना हो रहा था। फिर उसका क्या होगा, उस पर सारे घर की जिम्मेदारी आ जाएगी। ज्योति ने अकेले ही सारा इंतजाम किया था मेहमानों के आने का। आज उसने व्हाइट कलर का चूड़ीदार और कुर्ती पहनी थी और उस पर रेड सितारों वाला दुपट्टा ओढ़ा था। महेश तो आज उसे देख देख करके दीवाना हो रहा था। व्हाइट कलर के ड्रेस में वह अप्सरा लग रही थी। सुजाता बहुत देर तक रूम में ही रही थी, बाहर नहीं निकली थी। विराट ने जब उसको आकर के बुलाया तो वह बाहर आई।
आशा जी ने एक बार मंजू जी से पूछना भी उचित समझा कि ज्योति का पहला वाला रिश्ता क्यों टूटा। मंजू जी ने भी पूरी बात साफ साफ बता दी। उन लोगों को कोई और लड़की पसंद आ गई थी और जो कि उनके करीबी रिश्तेदार में थी, इसलिए उन लोगों ने उधर रिश्ता तय कर लिया। ज्योति का रिश्ता आज ही पक्का हो गया। सभी लोगों ने मुंह मीठा किया और सभी लोग बहुत खुश थे। आशा जी ने कहा कि हम 15 दिन बाद सगाई रख लेते हैं। मंजू जी ने भी इस बात पर हाँ कर दी। उन लोगों के जाने के बाद मंजू जी ने गौर किया कि आज ज्योति भी बहुत खुश है। सुकून और चैन आज मंजू जी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हर परेशानी खत्म हो गई हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लोग सगाई में भी इतना सामान ले करके आएंगे। सुजाता की तो आंखें चार हो गई थी कि सगाई में इतना सामान तो शादी में कितना आएगा। सालू जी, सावित्री जी, उनकी बहू किरण, सलोनी, सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग सगाई में आए थे। सभी लोग सामान को हैरत से देख रहे थे कि सगाई में इतना सामान। 21 ड्रेस आई थी ज्योति की, जो कि एक से बढ़ करके एक थी। उन सब ड्रेस के साथ मैचिंग गहने, मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग चप्पल, मैचिंग पर्स, सोने का सेट, चांदी की मोटी मोटी पायल, हाथों की 3 अंगूठियां, मांग टीका, सभी कुछ था। मंजू जी ने सोचा नहीं था कि यह लोग ज्योति के लिए सगाई में इतना सामान लेकर के आएंगे। उन्होंने महेश के लिए एक कोट पैंट लिया था और एक ही सोने की अंगूठी बनवाई थी, लेकिन इतना सामान देख करके उन्हें भी थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि उन्हें भी थोड़ा सामान और ले आना था। मंजू जी ने भी उन सब के खाने का इंतजाम बहुत ही बढ़िया किया था। हर तरह के आइटम बनाए थे। आशा जी सगाई में कम से कम 200 लोगों को लेकर के आई थी। मंजू जी के सारे इंतजाम की तारीफ हर आने वाले मेहमान कर रहे थे। नीलम दीदी सगाई में मौजूद थी, वह भी यह सब देख रही थी। मंजू जी का इंतजाम और उन लोगों का इतना सामान लाना, उनकी भी आंखें हैरत से चार हो रही थी। मन ही मन में सोच रही थी, एक रिश्ता बिगड़ा तो क्या हुआ, दूसरा रिश्ता उससे भी अच्छा मिल गया। भगवान यही करता है जो हर इंसान के लिए सही होता है। बस बात यह होती है कि इंसान उस समय समझ नहीं पाता और भगवान को दोष देता है कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया या भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। भगवान को यही मंजूर था कि ज्योति और महेश का रिश्ता हो, तभी उसने नीलम जी को जरिया बनाया ज्योति का रिश्ता टुटवाने में। आज मंजू जी भी यही सोच रही थी और खुद ज्योति भी, महेश और आशा जी, अलका भी यही सोच रहे थे। इंसान कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, किसी इंसान का बिगाड़ा कर देगा, लेकिन भगवान अगर नहीं चाहेगा तो वह इंसान दूसरे इंसान का कुछ भी नहीं कर सकता है। ज्योति की शादी की तैयारियां चल रही थी। 20 दिन बाद ज्योति को हल्दी लग जाना था। मंजू जी बहुत ही खुश थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सबसे बड़ा ख्वाब जो पूरा हो रहा था, ज्योति की शादी का। सुजाता जरूर दुखी थी, लेकिन फिर भी शादी की तैयारियों में वह भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। महेश भी बहुत खुश था। उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन के लिए एक से एक कपड़े खरीदे जा रहे थे, एक से एक गहने बनवाए जा रहे थे। आज भी महेश जी की शादी में भी कोई कमी रखना नहीं चाहती थी। उन्होंने उमेश की शादी में भी बहुत धूमधाम से की थी और वह महेश की शादी में भी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब ज्योति को विदा हो करके महेश के घर जाना था। मंजू जी आज सुबह से बहुत ज़्यादा उदास थी। ज्योति उन्हें बार बार समझा रही थी कि मैं आती जाती रहूंगी माँ, आप फिक्र मत करो, आप भी मेरे पास आते जाते रहना, एक ही शहर में तो ससुराल है। आशा जी ने जब मंजू की हालत देखी तो आशा जी ने भी मंजू जी को बहुत समझाया कि आप हमें ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि हम आपकी बेटी को आपसे मिलने आने के लिए रोकेंगे। आप जब भी अपनी बेटी को बुलाएंगी मैं उसे आपके पास पहुंचा दूंगी और आप जितने दिन भी आपके पास रखेंगी मैं आपके पास रहने दूंगी। हमारे घर में से कोई भी ज्योति को आने जाने में नहीं रोकेगा, महेश भी नहीं। मंजू जी को आशा
जी की इस बात से काफ़ी तसल्ली हुई थी। एक माँ यही चाहती है कि अगर बेटी की शादी कर दी जाए तो वह जब भी दिल चाहे, जब माँ से मिलने आ सके, माँ के पास आ कर के रह सके। रोते रोते आंसू बहाते बहाते ज्योति विदा हो गई। मंजू जी अब भी बहुत ज्यादा रो रही थी। उन्हें बेटी के जाने का बहुत गम था। वह सोच रही थी, अब मेरा ध्यान भी कौन रखेगा, मुझे कौन उठाएगा, कौन बैठाएगा, कौन टॉयलेट तक ले करके जाएगा। दीप्ति माँ की परेशानी समझ रही थी। उसने माँ से कहा कि माँ, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, अब दीदी की जगह मैं लूंगी। ज्योति अपने ससुराल पहुंची तो उसका मन भी बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन आशा जी और अलका के व्यवहार से उसको बहुत ही राहत मिली थी। जेठानी और सास दोनों ही ज्योति का बहुत ख्याल रख रही थी। महेश भी बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया आदत थी महेश की। उमेश भैया और ससुर जी भी ज्योति के बहुत ही अच्छे थे। घर में सबका ही व्यवहार ज्योति के प्रति बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नरम स्वभाव था। और सास ने तो साफ कह दिया था कि अब ये घर तुम दोनों बहुओं का है, जिस तरह चाहो संभालो। साथ में आशा जी ने भी यह कह दिया था कि हमें बस खाना समय पर चाहिए, बाकी तुम दोनों का जब दिल चाहे जब उठो, जब दिल चाहे जब जो करना करो, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, हम कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। तुम दोनों का जब दिल चाहे जब मायके जाना, जब दिल चाहे जब उमेश और महेश के साथ घूमने जाना, यहाँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तुम दोनों आराम से रहो, इस घर को बिल्कुल अपने घर की तरह ही समझो। यही बात ज्योति को सबसे अच्छी लगी थी और दिल को खुशी देने वाली थी। यह बात जब ज्योति ने मंजू जी को बताई तो वह भी बहुत खुश हुई। उनको लगा कि शायद ज्योति का जो पहले वाला रिश्ता टूटा था वह भगवान जी ने ज्योति के अच्छे के लिए ही किया था। लेकिन सुजाता ज्योति को देख करके अब भी जल भुन जाती थी। ज्योति को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहनों से लदा देखना सुजाता को बिल्कुल नहीं भाता था। वह विराट से अब लड़ाई करने लगी थी। उसके पास यह गहने नहीं हैं, उसके पास वह गहने नहीं हैं। देखो, ज्योति को हर गहना है उनके पास। जब भी मायके आती है तब गहनों से लदी हुई आती है। विराट हमेशा यही कहता कि ज्योति के नसीब की बात है, उसके नसीब से उसे इतना मिला है। विराट भी ज्योति को लेकर के खुश था कि उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है, वह बहुत खुश है। अब सुजाता यह करने लगी थी कि जब कभी भी ज्योति मायके आने वाली होती वह अपने मायके चली जाती। ज्योति को अच्छा नहीं लगता था कि मैं आती हूँ तभी भाभी चली जाती हैं, और भाभी को पता भी होता है कि ज्योति आने वाली है, लेकिन वह बोलना कुछ भी नहीं चाहती थी। ये बात मंजू जी भी नोट करती थी कि सुजाता जब अपने मायके जाती है तब ज्योति के आने का होता है। ज्योति से कहती भी वह कि देखा, आज फिर अपने मायके चली गई, तुम्हारा पता था कि तुम आ रही हो, फिर भी। तो ज्योति समझाती, कोई बात नहीं माँ, भाभी को भी अपने मायके वालों की याद आती होगी। ज्योति जब कभी भी मायके आती सारा काम खुद ही करती, यहाँ तक कि खाना भी बनाती। विराट ने कई बार सुजाता को टोका भी, मगर सुजाता कहती, क्यों, कहीं की कोई महारानी आ रही हैं जो मैं सेवा में हाजिर रहूं, वो आए तो मैं उसके लिए पका पका करके रखूं, उसे ससुराल में कोई छोड़ने आए तो उसकी भी सेवा करूं। विराट आगे कुछ कहना उचित नहीं समझता, सुजाता की बात से चुप हो जाता। नीलम जी ने जीतू की शादी का साफ कह दिया था कि 5 साल तक नौकरी, पहले बाहर जाएगा, कुछ कमा करके पैसा बनाएगा तभी तेरी शादी होगी। लेकिन जीतू तो ठान करके बैठा था कि मुझे 5 साल तक सब्र नहीं करना है सुमन के लिए। वो 2 साल में ही वापस आ चुका था बाहर से, और आते ही नीलम जी के पीछे पड़ गया कि शादी बिना किए वापस बाहर नहीं जाएगा। नीलम जी ने जीतू को साफ कह दिया था कि 5 साल तक का शादी का समय मैंने उसे दिया हुआ है, और वैसे भी अभी तूने कौन सा अच्छा कमा लिया है या पैसा बना लिया है। पैसा अभी तो मैंने इतना इकट्ठा कर ही लिया है कि मैं सुमन से शादी कर सकूं। 10 लाख रुपए हैं मेरे पास,
इसमें मेरी धूमधाम से शादी हो जाएगी। जीतू ने बड़े आराम से कहा। बस तो क्या तुझे शादी ही करना है और कुछ तुझे जिंदगी में नहीं करना है? अपने फ्यूचर का भी तो सोच। 10 लाख में अगर तू शादी करके बैठ जाएगा तो फिर काम धंधा कैसे खोलेगा? माँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं वापस बाहर नहीं जाऊंगा। अभी इन 10 लाख रुपयों से शादी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से बाहर चला जाऊंगा। सुमन, उसके और कोई शादी में पूरा 10 लाख रुपया तो खर्च होगा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत उसमें भी बच ही जाएगा। माँ, अगर आपने मेरी शादी नहीं की तो मैं फिर से बाहर नहीं जाऊंगा और इन 10 लाख रुपयों की भी वाट लगा दूंगा, यूं ही अयाशियों में उड़ा दूंगा। जीतू ने नीलम को धमकी देते हुए कहा। अच्छा, यह तेरी बढ़िया धमकी है। तूने पहले सगाई के वक्त भी सही धमकी दी थी और सुमन से रिश्ता करने पर भी तूने इसी तरह की धमकियां दी थी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो माँ, मैं करके बता दूंगा। यह कह करके गुस्से में जीतू चला गया। लेकिन नीलम जी परेशान हो गई क्योंकि जीतू इसी तरह का लड़का था। वह जो कहता था वह करता था। अब फिर से नीलम जी ने अपने 5 बेटियों को इकट्ठा किया और भाई की बातें 5 बहनों को बताई, जिसे सुन करके नायरा ने बेहद गुस्से में कहा, उड़ा लेने दो इसे इसके 10 लाख रुपए, फिर देखेंगे क्या करता है। फिर फकीर हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या करता है। अरे माँ, शादी करने को कहता है तो कर दो ना, आपको ही आराम मिलेगा। काम वाली आ जाएगी आपके घर, अनाया ने कहा। काम वाली? ऐसा ना हो कि वह अपनी माँ को ही काम वाली बना दे, सनाया ने कहा। दीदी, भलाई इसी में है कि जीतू अगर कहता है कि शादी कर दो, मैं वापस बाहर चला जाऊंगा, तो उसकी शादी कर दी जाए, सुजाता ने नायरा से कहा। माँ, वो शादी के बाद वापस बाहर जाने का कह रहा है ना, तो वह पैसा वापस कमा लेगा और फिर उन पैसों से वह आ करके कुछ काम धंधा देख लेगा। उसकी शादी हो जाएगी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाएगी, नताशा ने कहा। तो सबको उसकी बात अच्छी लगी। जिम्मेदारियों के बोझ तले दब के जीतू अच्छे से अच्छा कमाने की कोशिश करेगा। सभी इस बात से सहमत हो गए और जीतू की शादी की तैयारियां करने लगे। कितनी बार नीलम जी को खबर लगी कि जीतू और सुमन बाहर मिलते हैं, लेकिन जब कभी भी नीलम जी ने इस बात का जिक्र जीतू से किया तो जीतू ने कहा कि यह सब चलता है आजकल। बड़े बड़े शहरों में सगाई होने के बाद लड़का लड़की आपस में मिलते हैं बाहर, वह लड़की लड़के हो करके अलग। घर वालों को कोई ऐतराज नहीं है, तो आपको क्या ऐतराज? माँ, थोड़ी अपनी सोच भी बदलो। अब आपको भी सुमन के हिसाब से बनना चाहिए। कई बार नायरा के हस्बैंड ने भी आकर के नायरा को बताया था कि मैंने जीतू और सुमन को फला रेस्टोरेंट में देखा था, फला पार्क में देखा था। नायरा शर्मिंदा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। नायरा बहनों से आपस में बात करती कि जीतू ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है, वो सुमन से बाहर मिलता है। तुम्हारे जीजू ने खुद दोनों को कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी पार्क में देखा है। सुजाता ने भी एक बार जीतू को समझाया था कि अभी से यह सब ठीक नहीं है, हमने तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, अब तो कुछ वक्त बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब सुमन से बाहर मिलना बंद कर दो। दीदी, मुझे मत समझाओ, उसके घर वालों को पता है कि वो मुझसे बाहर मिलती है। जब उसके घर वालों को कोई ऐतराज नहीं है तो तुम सबको क्या ऐतराज है? सच तो ये था कि जीतू सुमन को खूब शॉपिंग करा रहा था, वो भी सुमन की पसंद की। सुमन के घर वाले भी मध्यम दर्जे के लोग थे। उनकी बेटी जब इतनी महंगी महंगी चीजें लेकर के घर आती तो वो भी खुश हो जाते। चलो अच्छा है, शादी की शॉपिंग हो रही है और इसलिए वो सुमन को जीतू के साथ बाहर भी घूमने देते थे। सुमन के घर वाले लालची टाइप के लोग। आज जब ज्योति मायके आई तो सुजाता घर पर ही थी, जिसकी वजह थी कि नीलम जी खुद आज कहीं रिश्तेदारी में गई हुई थी। ज्योति के साथ महेश भी था। ओह, क्या बात है, आज तो भाभी जी भी घर पर ही हैं, महेश ने मजाक करते हुए सुजाता से कहा। हाँ, वो क्या है ना कि आज माँ घर पर नहीं है, सुजाता ने सच बोला। ओह, ऐसी बात है, महेश ने हंसते हुए कहा। जब सुजाता ने सुना ज्योति और महेश हनीमून पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं,
वो भी महीने भर के लिए। तो उसका मुंह फिर से चढ़ गया और वो कोप भवन में अपने कमरे में जा कर के बैठ गई। और फिर जब तक ज्योति और महेश चले नहीं गए तब तक बाहर नहीं आई। महेश और महेश के घर वालों को ये तो पता चल ही गया था कि बुराई ज्योति में नहीं सुजाता में है, क्योंकि जब भी कोई घर से ज्योति को लेकर के उसके मायके आता, सुजाता घर में नहीं होती, वो अपने मायके गई होती। और कभी कभी तो उसका व्यवहार अलग ही होता। ज्योति को भी सब लोग देख चुके थे, कितनी सीधी साधी साधा मिजाज लड़की थी ज्योति। आशा जी तो अपनी दोनों बहुओं से बहुत ही खुश थी और भगवान का शुक्र अदा करती थी कि उन्होंने कितनी अच्छी बहुएं उन्हें दी हैं। आपस में अलका और ज्योति की भी बहुत बनती थी। दोनों साथ में मिल करके काम करती, हंसी मजाक करती, एक दूसरे से बहुत ही प्रेम से रहती। मंजू जी बहुत खुश थी और उनके दिल में भी ज्योति को देख करके बहुत सुकून था। सावित्री जी को अपने घर देख करके मंजू जी बहुत खुश हुई। और सुनाओ मंजू, कैसी हो? मेरी बेटी ज्योति कैसी है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, और ज्योति भी बहुत अच्छी है, मंजू जी ने जवाब दिया। और फिर सावित्री जी से पूछा, आप कैसी हैं और सलोनी बेटी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मंजू, मगर सलोनी? बात अधूरी छोड़ दी सावित्री जी ने। तो मंजू जी ने पूछा, क्या सलोनी? सलोनी ठीक नहीं है दीदी। हाँ मंजू, अब भला तुमसे क्या छुपाऊं, सलोनी बहुत दुखी है अपने ससुराल में। अच्छा, ऐसा क्या? क्या परेशानी है उसे ससुराल में? मंजू जी ने यात्रियों जी की बात पूरी कर दी। क्या बताऊं मंजू, तुमने सही कहा था कि 3 बेटियां हैं और तीनों आस पास ही हैं। देखने में और मिलने में तो वह लड़कियां बहुत ही भली लगी थी, मगर भली हैं नहीं। तीनों की तीनों जब देखो तब अपने मायके में ही पड़ी रहती हैं। सारा काम दोनों बहुओं को ही करना पड़ता है। छाया तो फिर भी बहुत तेज लड़की है। जब भी वह तीनों बहनें आती हैं कुछ ना कुछ बहाना करके अपने मायके पहुंच जाती है। और विनय भी तो पूरी तरह उसके फेवर में है, जो कहती है वही विनय करता है। और अभय तो सलोनी की कोई बात मानता ही नहीं है। जब भी अगर सलोनी उससे कुछ कहती भी तो वह यह कह करके टाल जाता कि कोई बात नहीं, तुमसे बड़े हैं, अगर 2-4 बात सुना भी देंगे या 2 काम ज्यादा कर दोगी तो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं आ जाएगी। बेटियां सारा काम सलोनी के जिम्मे कर देती, यहाँ तक कि उनके बच्चों के काम भी सलोनी को ही देखना पड़ता। सलोनी अगर सभी दोपहर में सो भी जाते तो बच्चे आ करके उठा देते कि मम्मी जी हमें यह बना करके खिला दो, हमें वह बना करके खिला दो। बहुत परेशानी मेरी सलोनी तो, भगवान उसको सुख दे, भगवान उसकी सारी तकलीफें खत्म करे, अपना तो बस दुआ ही कर सकते हैं दीदी। हाँ मंजू, तुम सही कहती हो, भगवान करे कि उसकी जिंदगी में सुख आ जाए। और ज्योति के क्या हाल चाल है, मजे में है, बढ़िया है? सावित्री जी ने पूछा। दीदी ज्योति तो बहुत खुश है, उसको सास के रूप में माँ मिली है और जेठानी के रूप में बहन मिली है। हर 2-4 दिन में कोई ना कोई उसे लेकर के मायके आ जाता है मुझसे मिलवाने। आशा जी ने तो वैसे भी शादी में ही वादा किया था कि मैं ज्योति को भेजती रहूंगी तुमसे मिलने, तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करना। अभी तो दोनों हानीमून पर गए हैं स्विट्जरलैंड, मंजू जी ने खुश हो करके बताया। लो जी, और सलोनी को तो कोई हानीमून पर भी नहीं भेजा गया। मैंने उससे बात भी की, तुम अगर जाना चाहो हानीमून पर तो मैं तुम्हारा टिकट करवा देती हूँ, लेकिन सास ने सब मना कर दिया। सच में मंजू जी, सच में मंजू, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने ज्योति को खुशियाँ देनी थी, इसलिए उसका रिश्ता वहाँ से टूट गया था। हाँ दीदी, यह तो किस्मत की बात है। वैसे भी ज्योति की किस्मत में महेश ही लिखा था। नीतू की भी शादी हो गई,
सुमन बहुत ही ज्यादा फ्रैंक लड़की थी। उसका घर में या घर के काम काज में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। दोनों रोज शाम को साथ में घूमने चले जाते थे और दोनों रात को 11 बजे 12 बजे वापस आते थे। नीलम जी जब कभी चिढ़ती उनके इस तरह देर रात घर आने से तो जीतू कहता, माँ कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं वापस बाहर चला जाऊंगा। सुमन सुबह 9 बजे सो करके उठती थी। अगर नीलम जी सुमन को देर से उठने के लिए कुछ भी कहती तो जीतू फट से आगे आ जाता था। माँ क्या है, 9 बजे उठ जाती है तो क्या हुआ, कोई बहुत अर्जेंट काम है क्या उसको, उससे जो उसके बिना नहीं होगा। सुजाता तक भी यह बात आ गई थी कि सुमन सुबह 9 बजे सो करके उठती है, तो उसे फौरन अपना भी याद आया कि वह भी तो जब ज्योति की शादी नहीं हुई थी तब सुबह 9 बजे सो करके उठती थी। ज्योति विराट का नाश्ता चाय सब बना देती थी। अब लेकिन सुजाता को जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि सुबह विराट ऑफिस जाता था तो उसे चाय नाश्ता सब बना करके देना होता था और विराट के कपड़े भी प्रेस करने होते थे। सुजाता के अब बहुत ज्यादा समझ में आने लगा था कि जब तक ज्योति घर में थी तब तक वह कितने आराम से थी। ना उसे सुबह जल्दी उठने की टेंशन थी, ना विराट के कपड़े प्रेस करने की टेंशन थी, ना खाना बनाने की टेंशन थी। हर काम के लिए बिल्कुल फ्री थी, बड़े आराम से रहती थी पूरा दिन। अब तो माँ को ये बहनों को फोन करने तक का भी समय नहीं मिल पाता था उसे। ऊपर से ही पिंटू की भी पूरी जिम्मेदारी सुजाता को ही संभालनी पड़ रही थी। आज सुजाता ने अपने मायके जाने का प्लान बनाया। उसने सुबह उठ करके जल्दी खाना बनाया, फिर वह विराट के साथ साथ अब तो माँ को या बहनों को फोन करने तक का समय नहीं मिल पाता। ऊपर से पिंटू की भी पूरी जिम्मेदारी सुजाता को ही संभालनी पड़ रही थी। आज सुजाता ने अपने मायके जाने का प्लान बनाया। उसने सुबह जल्दी उठ करके खाना बनाया, फिर वह विराट के साथ अपने मायके आ गई। विराट उसे छोड़ करके ऑफिस चला गया। सुमन अभी अभी सो करके उठी थी। इतना सुबह सुबह अपनी ननद को आया देख करके उसकी त्योरियां चढ़ गई। यह क्या जीतू, इतनी सुबह सुबह भला कौन आता है? अभी तो 9:30 ही बजा है और यह अभी से यहाँ टपक पड़ी, मतलब दोपहर का खाना भी यहीं खाएगी। सुमन ने थोड़ा चिढ़ करके जीतू से कहा, तुम कहो अगर तो मैं तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ, फिर माँ जाने और ये बेटी जाने। वैसे भी सुजाता दीदी के आने का प्रोग्राम शाम तक का होता है। शाम को जब विराट भैया ऑफिस से आएंगे तभी इन्हें लेकर के जाएंगे साथ में। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने मायके छोड़ देता हूँ। फिर शाम को मैं जब तुम्हें लेने आऊँगा तो हम घूमते हुए वापस आएंगे और बाहर ही खाना भी खाएंगे। जीतू ने सुमन से कहा तो सुमन ने खुश हो करके कहा, हाँ जी हाँ, अभी तैयार होती हूँ। सुमन जब तैयार हो करके बाहर निकली तो उसने सुजाता को नमस्ते किया और हाल चाल पूछा। सुमन का रुख सुजाता के प्रति ठीक नहीं था। सुजाता को लग गया था कि कहीं जा रही हो सुमन? नीलम जी ने पूछा। हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, सुमन ने बिना परवाह किए जवाब दिया। सुजाता आई है, तुम कल चली जाती अपने मायके, नीलम जी ने सुमन से कहा। नहीं, वह सुबह मम्मी का फोन आ गया था, उन्हें कुछ काम है बाजार में, मैं तो वह मुझे साथ में ले जाना चाहती हैं, सुमन ने फौरन झूठ बोलते हुए कहा। नीलम जी कुछ नहीं बोली। सुजाता ने यह देखा तो खुद ही सुमन से कहा, सुमन आज रुक जाओ, मैं तुम्हारे खातिर ही तो यहाँ आई हूँ, तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ रहने, और मैं तो पहली बार तुम्हारी शादी के बाद घर आई हूँ। सुजाता को लगा था कि शायद सुमन सुजाता की बात पर रुक जाए। अरे दीदी, आप तो आती ही रहोगी, एक ही शहर में तो हैं, इसे जाने दो ना, अभी अपने घर इसकी मम्मी ने फोन किया था, इसको जाना है। पीछे से आते हुए जीतू ने सुजाता की बात सुन करके जवाब दिया। जीतू और सुमन चले गए और नीलम जी और सुजाता चुपचाप से बैठ गए। यह कौन सा तरीका है माँ, मैं आई हूँ, सुमन ने मुझे देखा, मैं बैठी हुई हूँ, मुझसे 15 मिनट भी नहीं मिली सुमन और अपने मायके चली गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ?
यह तो जीतू का कहना चाहिए था सुमन को। क्या माँ, लेकिन आप भी तो इस घर की बड़ी हैं, सास हैं सुमन की, आपको सख्ती से पेश आना था। सुजाता ने गुस्से से कहा। तो नीलम जी ने कहा, मंजू जी कभी तुमसे सख्ती से पेश आई हैं? नीलम जी को गुस्सा आ गया था। पहले तो वह सुमन की वजह से टेंशन में थी और सुजाता का इस तरह बोलना उन्हें अखर गया था। तुम भी तो जब कभी ज्योति मायके आती है, तुम भी तो अपने मायके चली आती हो। ज्योति ने या मंजू ने कभी तुम्हें टोका, कभी कुछ कहा? नीलम जी का इस तरह बर्ताव देख करके सुजाता को रोना आ गया। उसने डबडबाई आंखों से कहा, माँ तुम भी आज मुझे ऐसा कह रही हो? हाँ, जो भी कह रही हूँ वह सच है। मैंने तुमसे कहने में बस बहुत देर कर दी, क्योंकि आज तक मैं बेटियों के प्यार में अंधी रही, लेकिन आज सुमन ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज जब सुमन मेरे साथ ऐसा करती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। आज जब तुम आई और सुमन चली गई तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, सोचा है तुमने कभी? मंजू जी को और ज्योति को भी उतनी ही तकलीफ होती होगी तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से। तुम भी अपने ससुराल में सुबह 9 बजे तक सो करके उठती थे, और तुम्हें मंजू जी और मजाल क्या कि विराट या ज्योति कुछ कह दें। तुम भी काम में इतनी ही दिल चुराती थी। ज्योति की शादी के पहले सारा काम तुमने उस बेचारी पर छोड़ रखा था। तुम और विराट भी इसी तरह रोज शाम को घूमने चले जाते थे। तुम्हें इस तरह अकेली अपने आप की और पिंटू की खरीदारी करती रहती थी। तुमने कभी मंजू जी को या ज्योति को या दीप्ति को साथ ले जाने की जरूरत महसूस नहीं की। कभी खुश हो करके उनके लिए तुम कुछ भी खरीद करके नहीं लाई। आज जब मुझे तकलीफ हो रही है तो मुझे उनकी तकलीफ महसूस हो रही है। यह कह करके नीलम जी रोने लगी। आज सुजाता को भी होश आ गया था कि उसने क्या किया है ज्योति और मंजू जी के साथ। मंजू जी भी बैठ करके इसी तरह रोती थी। आज शाम को विराट मुझे लेने वापस आएंगे तो वह देखेंगे कि सुमन घर में नहीं है तो उन्हें कैसा लगेगा, वह क्या सोचेंगे। सुजाता को इस बात की टेंशन हो रही थी। सुजाता उसी वक्त अपने घर वापस जाने के लिए उठ गई। नीलम जी ने कहा कि अब तुम कहाँ जा रही हो? सुजाता ने कहा, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। अकेली कहाँ जाओगी? रुक जाओ, शाम को विराट आकर के ले जाएंगे। तुम चली भी जाओगी अगर तो भी शाम को पहले विराट यहीं आएंगे तुम्हें लेने। नीलम जी ने कहा तो सुजाता मान गई। वैसे भी शाम को विराट पहले सुजाता के घर ही आते और उसके बाद ही उसे यहाँ से अपने घर वापस ले जाते। सुजाता को यहाँ ना देख करके उनको हैरत भी होती, और फिर सुमन ना मिलती तो भी उनको कुछ दाल में काला ही नजर आता। सुजाता को भी आज अपने मायके में काम करना पड़ रहा था और यहाँ तक कि खाना भी बनाना पड़ रहा था। इससे तो अच्छा था कि जीतू की शादी के पहले मायके आना, पहले अनाया सनाया की शादी नहीं हुई थी तो आराम से सुजाता यहाँ आ करके रहती थी। दोनों बहनें काम कर लिया करती थी और उसके बाद अनाया बची थी, तब भी सुजाता कोई काम नहीं करती थी। और उसके बाद तो सुजाता आती तो नीलम जी ही खाना बना करके दिया कर। लेकिन अब तो नीलम जी भी सुमन से परेशान थी और उन्हें घर का ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ रहा था सुमन के आने के बाद भी। अब ऐसे में सुजाता भला कैसे बैठी रह सकती थी? सुजाता बैठी रहती और नीलम जी खाना बनाती, काम करती तो क्या अच्छा लगता। लेकिन आज सुजाता की आंखें खुल गई थी कि कैसे ज्योति भी मायके आती है तो उसे आराम करने की जगह काम करना पड़ता होगा। कैसे उसके ससुराल वाले भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। शाम को सुजाता ने जीतू को फोन लगाया। जीतू, तुम्हारे जीजू आने वाले हैं, सुमन को ले करके घर आ जाओ। दीदी, हम तो लेकिन यहाँ ब्यास रेस्टोरेंट आए हैं, यहाँ से घर आने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और अभी तो हमने खाना ऑर्डर ही किया है।
जीतू ने लापरवाही से जवाब दिया और जल्दी फोन काट दिया। सुजाता बहुत परेशान थी कि विराट आने वाले हैं, वह पूछेंगी कि सुमन और जीतू नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या जवाब देगी। विराट के आने के थोड़ी देर बाद यही प्रश्न सुजाता से किया, क्या बात है सुमन और जीतू दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो उन्हें थोड़ा कुछ काम था तो दोनों बाहर चले गए हैं। सुजाता ने झूठ बोला, लेकिन विराट ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। विराट खाना खाने भी नहीं रुका और सुजाता को लेकर के घर चला गया। सुजाता का उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि कोई ना कोई बात मायके में ऐसी जरूर हुई है जिससे सुजाता दुखी है। उसने घर आकर के सबसे पहले ज्योति को फोन लगाया। ज्योति बहुत ज्यादा हैरत में थी कि आज पहली बार कैसे भाभी का फोन आ गया। सुजाता ने ज्योति से उसके हाल चाल मालूम किए, फिर ज्योति से कहा, कब आ रही हो ज्योति अपने मायके। ज्योति पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे। भाभी और इतने प्यार से बात कर रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि कब आ रही हो मायके। भाभी मैं आऊंगी, ठीक है। ज्योति के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। हाँ हाँ, तुम जरूर आना ज्योति, और बहुत जल्दी ही आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कह करके सुजाता ने फोन रख दिया। लेकिन ज्योति बहुत ज्यादा हैरत में थी कि आज भाभी को क्या हो गया है। सुजाता ने मंजू जी को भी बताया कि उसने ज्योति को फोन लगाया था और ज्योति को मिलने बुलाया है। मंजू जी को भी हैरत तो हुई, लेकिन मंजू जी को लगा कि इसमें भी शायद सुजाता का कोई स्वार्थ होगा। जिस दिन ज्योति को अपने मायके आने का था उस दिन सुजाता ने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। वह ज्योति से भी बहुत प्यार से मिली। ज्योति को तो बहुत हैरत हो रही थी। साथ में मंजू जी और विराट भी हैरत में थे कि आज चांद किधर से निकल गया। उसने ज्योति को अपने सामने बैठा करके प्यार से खाना खिलाया। ज्योति को जाते वक्त बहुत से गिफ्ट भी साथ में दिए और ज्योति से यह भी कहा कि जल्दी जल्दी आती रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने अब मंजू जी का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्हें उठाना बैठाना, टॉयलेट तक ले जाना, सब काम सुजाता ने अपने जिम्मे ले लिया। मंजू जी अब सुजाता से खुश थी। अब वो सुजाता की खूब तारीफ करती, उसे खूब आशीर्वाद देती। लेकिन नीलम जी की हालत अब ठीक नहीं थी। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई थी। जीतू बाहर भी वापस नहीं गया। सुमन को छोड़ करके जाने को अब वो तैयार नहीं था। सुमन को अपनी किसी भी ननद का आना अच्छा नहीं लगता था। उसका ननदों को देख करके मुंह बनाना, अपने मायके चले जाना, ये सारी बहनों ने नोट किया और सब ने ही अपने मायके आना जाना कम कर दिया। सुजाता को भी उसके किए की सजा मिल गई थी। कल उसकी बारी थी, अब सुमन की बारी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसने जो बोया था वही अब वो काट रही है। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।